a sample paper is not just the prediction for the exam. It is actually the analysis of your preparation. How much you have prepared well, right? So hello everyone, I am Rahul Gujral. Welcome back to another video. So today the motive of this video is, you can see, CBSE sample paper analysis. Sir, which subject? So today we will be focusing on the business studies. तो आज हम business studies के पेपर पे फोकस करेंगे, right? तो आज I have decided to bifurcate this video into two parts. In the first part, we will study the first 20 MCQs, यानी कि सिर्फ MCQs are discuss करेंगे and what can we comprehend, हम उस MCQ से समझ क्या सकते हैं, right? क्या ऐसा है कि जो यहाँ पे आ रहा है वही बोर्ड पे आएगा? Of course not, इतने समझदार सब हैं तो सबको पता है ऐसे नहीं होता, बट फायदा क्या होगा सैम्पल पेपर देखने से, राइट? तो वो आज हम समझेंगे. आई विल ट्राई टू गिव यू माई बेस्ट एनालिसिस ऑफ द पेपर एंड वी विल सॉल्व द पेपर एज वेल. ऑफ कोर्स आंसर्स भी देख लेंगे. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, वन थिंग, as I always say, that the most important thing when we study business studies, when we give the business studies exam, are the keywords. जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें की लाइन, की वर्ड आइडेंटिफाई करना पड़ता है. जो भी मेरे साथ पढ़ रहे थे पूरे साल उनको पता है कि कीवर्ड्स पे हमने कितना फोकस करा है. यस और नो? भले हम डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम किसी भी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कीवर्ड्स आर डैम इंपॉर्टेंट. ओके, सो टुडे व्हेन वी मूव अहेड, राइट, जब हम आगे बढ़ते हैं पहली चीज बोलोगे सर पेपर तो दिखाओ, राइट? तो पेपर देखते हैं एंड आई नो सब बहुत टैलेंटेड है, सबको आता है कि पेपर कैसे डाउनलोड करना है, बट स्टिल अगर किसी को पता करना है कि सारे पेपर कैसे डाउनलोड होंगे तो कुछ नहीं है, बस ब्राउजर पे जाना है. ठीक है, आपको टैब पे जाना है. फॉर एग्जांपल मेरा एज खुला हुआ है, आप क्रोम भी खोल सकते हैं. तो आपको सर्च करना है BST सैम्पल पेपर क्लास 12 CBSE, राइट? सो द फर्स्ट वेबसाइट यू विल सी हियर, राइट, cbseacademic.nic.in, राइट? CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है. अगर आप देखोगे, इस पे क्लिक करोगे, सारे सैंपल पेपर और सारी आपकी मार्किंग स्कीम इज अवेलेबल, राइट? कि कैसे, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? कैसे फॉर्मेटिंग हो रही है क्वेश्चंस की एंड कैसे मार्किंग स्कीम हो. अब मार्किंग स्कीम इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द पेपर इटसेल्फ, ट्रस्ट मी ऑन दैट, क्योंकि मार्किंग स्कीम हेल्प्स यू टू नो कि आपको मार्क्स किस बेसिस पे कितने मिलेंगे, राइट? तो आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट्स, अरेबिक, तो वॉट एवर इज योर सब्जेक्ट यू कैन चूज, आप यहां से देख सकते हैं. हमें किस पे फोकस करना है? आज हमें फोकस करना है बिजनेस स्टडीज पे, राइट? तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा बिजनेस स्टडीज का सैंपल क्वेश्चन पेपर. तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, राइट? एंड उसके साथ में ही उसकी हमारे पास मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है, राइट? आप देख सकते हो सारे आंसर्स यहाँ पे हैं. हम जब क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तब हम आंसर्स भी वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है? नाउ as I said, जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, अच्छी बात है आपको सर ये सब तो मुझे रटा हुआ है इंस्ट्रक्शंस के कितने वर्ड्स लिखते हैं. एक फिर भी एक बार जब भी आप पेपर करते हो, क्वेश्चन पेपर पहले ही मिलता है, तो पहले इंस्ट्रक्शंस फिर भी पढ़नी है एक बार, ठीक है? कुछ नहीं जा रहा, बस 1 मिनट लगेगा, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, ठीक है? तो देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 34 क्वेश्चंस, तो हमें पता है हमें 34 क्वेश्चंस करने हैं. मार्क्स आर इंडिकेटेड, हर क्वेश्चंस के आगे कितने मार्क का वो क्वेश्चन है दैट इज गिवन. आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. आंसर टू द क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स मे बी फ्रॉम 50 to 75 वर्ड्स, यानी कि जो 3 मार्कर क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट आपको दी गई है कि यानी 50 से लेकर 75 वर्ड्स के अराउंड आप लिख सकते हैं. सर अगर मैंने 48 लिख दिया तो इट्स ओके. सर मैंने अगर 79 लिख दिया तो इट्स ओके. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, इट इज ओके, बट ट्राई करिए कि 50 से 75 वर्ड्स आप लिख रहे हैं, ठीक है? Answers to the questions carrying 4 marks may be about 150 words, यानी कि 150 words. जो भी 4 मार्क के क्वेश्चंस है उसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं, राइट? नाउ जब आप इसकी बात भी करते हैं, फिर से 125 भी हो गया, 175 हो गया, इट्स ओके. हाँ, यहाँ पे 70-80 वर्ड लिखोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग वेरी इन डिटेल अबाउट द आंसर, ओके? एंड सिमिलरली द 6 मार्क क्वेश्चंस 200 वर्ड्स. तो पहली चीज हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि किस आंसर में हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है? आज हमें लिखना नहीं है. हाँ, मैं आपको लिख के कुछ चीजें समझाऊंगा जरूर, बट आज हम रिटन वाले आंसर्स नहीं कर रहे. आज हम पहले MCQ सॉल्व कर रहे हैं कि
किस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं और कैसे हमें उसे सही से अटेम्प्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो अगर आप देखते हैं तो हमें पता है कि हमारे फर्स्ट 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, राइट। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं एंड चलो फिर शुरू करें, सब रेडी है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू। ओके सर आपने बहुत समझा दिया, अब क्वेश्चन कराओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन करेंगे अब। सो क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस बिगिन नाउ। पहली चीज, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पहले मुझे पता है कि बहुत लोग आपको सजेस्ट करते हैं पहले ऑप्शन देख लो, उस हिसाब से इजी हो जाएगा करने को। आई एग्री, कर भी सकते हो, बट मेरे हिसाब से हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, कभी कभी हमें ऑप्शन भी नहीं पढ़ना पड़ता, हमें क्वेश्चन पढ़ के उसका आइडिया हो जाता है, फिर हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। दैट इज वन वे टू लुक एट इट एज वेल। सिर्फ ये नहीं है कि पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे फिर करेंगे, दोनों तरीके से आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करेंगे, विच इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, माई परस्पेक्टिव, राइट। Now, the project manager is an organization sets target for the upcoming months and outlines strategies to achieve them. At the same time, they assign specific roles and responsibilities to their team members. They motivate them to meet the deadline. Motivate पढ़ते ही हमें लगेगा कि हाँ ये तो functions of management यूज हो रहा है। ठीक है, then you will see by celebrating their achievements and taking their feedback. Feedback भी लिया जा रहा है, यानी communication भी हो रहा है। Various functions are simultaneously performed, यानी कि वो खुद ही बोल रहा है कि बहुत सारे फंक्शंस एक साथ हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। ऑल मैनेजर्स एट द टाइम नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। तो कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी होंगी, अभी मैंने पढ़ी भी नहीं है, तो कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो ये बोलता है कि हमारे फंक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, राइट। अब देख लो क्वेश्चन, अब देख लो ऑप्शंस। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, कि मैनेजमेंट चेंज, डायनामिक मतलब चीजें चेंज होती रहती है, हमारा एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, उसकी बात तो हमने करी ही नहीं। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, यहां पे ऐसा कुछ फोकस हो रहा है कि हमें सिर्फ अपना गोल अचीव करना है, हमें मेन टारगेट अचीव करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इस बारे में भी नहीं बात हो रही। मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स, यानी कि मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो, ऐसा भी नहीं हो रहा। सो द बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसे? कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम बात ये करते हैं कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, एवरीथिंग कीप्स ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन। अगर एक प्लान बनाया, वो प्लान खत्म हुआ, वापस प्लान बनेगा। आपने चीजें ऑर्गेनाइज करी, वापस करना पड़ेगा। स्टाफिंग, एक बंदा हायर किया, कोई बंदा फायर किया, तो वापस हायर फायर हो सकता है, राइट। सेम डायरेक्टिंग, चीजों को डायरेक्ट करना, डेलीगेशन करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, राइट। एवरीथिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग हैपेंस अगेन एंड अगेन। ये नहीं है कि एक बार करी और हो गई, बार बार करनी पड़ेगी। सो दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर पहले क्वेश्चन का इज मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो यू कैन सी, लेट अस वेरीफाई द आंसर। यू कैन सी मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Okay, Henry Fayol. Now, Henry Fayol principle of discipline, which emphasizes obedience to the organizational rules and employment agreement, is evolved out of experience and collective wisdom of managers. तो पहली लाइन पढ़ोगे, अच्छा डिसिप्लिन के बारे में कुछ बात हो रही है, कुछ प्रिंसिपल से रिलेटेड होगा, हो सकता है, बट पूरा तो पढ़ो। द नेचर पूछा है, द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिफ्लेक्टेड थ्रू द अबव स्टेटमेंट, यानी कि खुद सोचो कि प्रिंसिपल कैसे बनी है, हमारे विजडम से, हमारे एक्सपीरियंस से, यानी कि प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं बन जाता, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, चीजों को ट्राई करना पड़ता है, तब हमारी प्रिंसिपल फॉर्म होती है, राइट। एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो याद आ रहा है। सो यू कैन सी मैनेजमेंट principles are formed by practice and experimentation. So this is the correct answer कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से ही फॉर्म होती है, राइट। सो दैट इज आंसर। सेकंड का आंसर इज डी। Is that clear, guys? Okay, then third. Now, when you talk about the third question, पहले दो समझ आ गए। Now, here comes, according to me, the game changer questions in your board exams. Game changer क्यों? Assertion reasoning आएगी,
बोर्ड में असर्शन रीजन क्वेश्चन आएंगे और आपको कंफ्यूज कराएंगे, बट अगर आपको पता है उसको करना कैसे है तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, असर्शन मतलब कि आपको एक स्टेटमेंट दी है, रीजन मतलब उस असर्शन का रीजन दिया है, तो आपको यह बताना है क्या असर्शन सही है। असर्शन सही है तो क्या उसका रीजन सही है, क्या असर्शन गलत है, क्या रीजन भी गलत है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द असर्शन रीजन। तो आपको लुक एट देम वन बाय वन। पहले असर्शन को देखो, समझो, फिर उसके बाद ये देखो कि क्या वो सही है, फिर उसका रीजन पढ़ो, फिर देखो क्या रीजन असर्शन का सही दिया हुआ है या नहीं। तो अगर आप देखोगे, Maslow's need hierarchy theory of motivation is widely recognized and appreciated yet criticized। यानी कि जो हमने नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है, बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, राइट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एस्टीम नीड्स, जो भी हमने मैस्लाउ में पढ़ा था, तो हमने बोला कि बहुत ज्यादा यूज होती है, बट उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, विच इज ट्रू, होता है ऐसा, राइट। हमने लिमिटेशंस भी पढ़ी थी, बट रीजन देखते हैं हम। इवन दो Maslow's theory focuses on needs as the basis of motivation and helps to develop understanding, his propositions are questioned on their classification and hierarchy। यानी कि उसने कैसे क्लासिफाई करी है कौन सी नीड को और कैसी हायरार्की सेट करी है कि पहले बेसिक नीड्स होंगी, फिर हमारी बिलोंगिंगनेस नीड्स होंगी। तो हो सकता है किसी को पहले बिलोंगिंग फील हो, किसी को पहले लव हो जाए, बाद में उसकी बेसिक नीड पूरी हो। सो दैट इज व्हाई यस द रीजन आल्सो लुक्स करेक्ट, यस और नो। तो दो बार पढ़ना है असर्शन और रीजन को। इज दैट क्लियर? सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, so what will be the answer guys? You can see answer is, आप यहां पे भी चेक कर सकते हो, आंसर इज डी। ठीक है, so the correct answer is D for question number 3। पहले 3 क्वेश्चन समझ आ गए सबको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, values are basic truths or guidelines for behavior which are formed after research in वर्क सिचुएशंस। तो हमने वैल्यूज के बारे में पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है इन द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस, अब यहां पे लाइन पढ़ना, वैल्यूज आर बेसिक ट्रूथ्स ट्रू और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च। क्या जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो रिसर्च के बाद ही बनती है? वैल्यूज बस होती हैं, हमें फॉलो करनी होती है। क्या वैल्यूज हमेशा रिसर्च से बनती है? नॉट ट्रू। So this is an extreme situation, extreme line which we have to figure out that, so this makes this statement incorrect. So statement 1 is incorrect, ये हमें पक्का पता चल गया। तो without even seeing the statement 2, now you can use the option, जहां पे भी both statement true या statement 1 true है, वो option नहीं हो सकता आंसर। तो अगर आप देखोगे both statement are true नहीं हो सकता and statement 1 is true नहीं हो सकता, तो it means the answer is both are false और statement true is true, 1 is false। तो यहाँ पे 50-50 तो हमने लाइफलाइन खुद ही ले ली। Statement 2, while practicing the principles of management, values cannot be neglected as business organizations have to fulfill social and ethical responsibility towards society। यानी कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सोसाइटी को ध्यान रखना इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। उनको सोसाइटी को भी नजर में रखना है, उसको उसके लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो यस, स्टेटमेंट 2 लुक्स करेक्ट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? Statement 2 is true, but 1 is false. So you can see here as well. Just a second. All right. So you can see here as well. Statement 2 is true and 1 is false. All right. So 4 questions हो गए हमारे। I really hope अब तक सबको सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है। Now question number 5. Manupriya is working as the HR manager, यानी कि human resource manager ऑफ EDT लिमिटेड एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 8 लाख पर एनम। यानी कि उसको हर महीने सैलरी मिल रही है, टोटल सैलरी उसकी एक साल की 8 लाख है, वो तो फिक्स सैलरी हो गई। ऑल्सो ऑफर्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ सेट प्राइस, यानी कि उसको एक इंसेंटिव भी मिला, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP मिला उसको। द मेथड बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द कंपनसेशन इज, तो उसको कंपनसेशन कैसी दी जा रही है? आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, फॉर्म्स ऑफ कंपनसेशन नहीं याद। तो यहां पे यू कैन यूज द कॉमन सेंस। हमें ये पता चल गया उसको फिक्स सैलरी मिल रही है, हमें ये पता चल गया उसको कुछ इंसेंटिव भी मिल रहा है। अब ऑप्शन पढ़ो। टाइम बेस्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, सिर्फ डायरेक्ट पेमेंट हो रही है? नहीं। स्टॉक भी तो ऑप्शन हो रहा है, वो डायरेक्ट पेमेंट नहीं है। दिस कैन नॉट बी द आंसर। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, अगर सिर्फ स्टॉक से पे कर रहे हो तो इनडायरेक्ट होगा, बट यहाँ पे फिक्स सैलरी भी है विच इज अ डायरेक्ट पेमेंट। टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव, एग्जैक्टली। एक साल के लिए आपको 8 लाख मिल रहे हैं, वो टाइम बेस्ड हो गया।
इंसेंटिव आपको स्टॉक से मिल रहा है, सो वो आपका इंसेंटिव हो गया. सो सी इज द डैम करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर गाइस? सो क्वेश्चन 5 आंसर इज सी. कोई डाउट? तो यहां पे फिक्स सैलरी है, राइट? कैसे? फिक्स सैलरी प्लस शेयर्स का इंसेंटिव. फिक्स सैलरी भी है और शेयर के फॉर्म में इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, राइट? सो दीज वर द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. आई रियली होप दे आर डैम क्लियर. कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में यहां तक पूछ सकते हैं. बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डन. ऑलराइट गाइस, सो आई रियली होप पहले 5 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हैं सबको. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 रेडी? ओके, सो अगर आप क्वेश्चन 6 की बात करते हैं तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट. अब एस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं. यहां पे हमें यही समझना है कि हमें ये फोकस नहीं करना कि कौन से चैप्टर से सैंपल पेपर में क्वेश्चन आए हैं वही हमारे पेपर में आएंगे. अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो ऐसा नहीं होता है. जान लो ये बात. मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं होता है. प्लीज मान लो, क्योंकि मैंने भी मान ली थी जब मैंने पेपर दिया था और ऐसा हुआ नहीं था. तो फिर फंस जाता है बंदा. तो याद रखना, ठीक है? बट होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चैप्टर से ना आए, बट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड कैन बी द सेम, राइट? फॉर एग्जांपल असर्शन रीजन आएगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आएगा. आपको 4-5 स्टेटमेंट दे रखी होंगी, उसमें से पूछेगा इनमें से कितने कितने ऑप्शन सही हैं. ऐसा भी क्वेश्चन आएगा. तो आपको इसका मतलब जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आप मॉक लगा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस का अलग से ध्यान देना है. और एमसीक्यूज गेम चेंजर होते हैं. आई एम टेलिंग यू अगेन. ओके, तो नाउ यू कैन सी हियर, हमें बताना है इन 5 में से कौन से हमारे सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है. रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सीधा देख लो, इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो हमें पता है दिस इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. दिस कैन नॉट बी इन द आंसर. तो जिस ऑप्शन में भी 1 है तो वो आंसर हो ही नहीं सकता. इसका मतलब बी तो आंसर है ही नहीं. तो हमने बी कैंसिल कर दिया. ऑप्शन 2, various specialty health food and grocery shops have opened in an area where fitness and health enthusiasts live. यानी कि जहां पे फिटनेस वाले लोग रहते हैं वहां पे बहुत सारा आप देख सकते हो हेल्थ फूड एंड ग्रोसरी शॉप्स खुल गए हैं. तो यस, दिस इज इन रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी के सोसाइटी में ऐसे लोग आ गए हैं इसलिए हमने वहां पे वाली शॉप खोली. तो यस, सोशल एनवायरनमेंट. तो इसका मतलब सेकंड होना चाहिए आंसर में. तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो तीनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है. Third, life expectancy rate in India has improved over the past 20 years due to adequate health facilities and infra. यानी कि अच्छी हेल्थ केयर भी मिल रही है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रही है. यानी कि सोसाइटी में अच्छी हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो अगर सोसाइटी में अच्छी हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्या वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है? है. तो यानी कि आंसर में 3 भी होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि आंसर में 3 भी होगा. तो अगर आप देखोगे मतलब 2 भी होगा, 3 भी होगा. सो दिस विल बी द राइट आंसर. ऐसे भी हमने बिना बाकी 2 पढ़े भी आंसर निकाल लिया, बट स्टिल हमें समझना भी है तो हम आगे भी पढ़ेंगे. A company in its human resource manual discloses a zero tolerance policy for racial discrimination and discriminatory practices. अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, रेशियल प्रैक्टिस करी, सो इट इज प्रोहिबिटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दैट इज बैड. दैट इज अगेन वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. वैल्यूज, बिलीव्स, राइट? सो यस, दिस विल बी अ पार्ट. And according to our answer, this is the right answer. But still, पढ़ लेते हैं. The Advertising Standard Council of India prohibit the advertisement that promotes products or services that are banned by the law. यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स लॉ ने बैन करे हैं, इसका मतलब this is the part of the legal environment, not the social environment. That's it. So that's why answer to the question number 6 is D. All right. So I hope this question is also clear. So let us move to the question number 7. Name the element of marketing mix. यानी marketing mix हमारे 4 प्यारे से P's, product, price, place and promotion. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि it includes deciding about the features, the quality, the packaging, the labeling and the branding of goods or services or anything of value which is offered to the market for sale. क्या ही hard है? कौन से पी का पार्ट है जिसमें क्वालिटी की बात करते हैं, पैकेजिंग की बात करते हैं, लेबलिंग की बात करते हैं. यानी हम अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. प्रोडक्ट की लेबलिंग होगी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग होगी, राइट? प्रोडक्ट की फीचर्स बताएंगे. सो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट पी, राइट? दैट इज पी विच इज प्रोडक्ट. सो 7th इज सी. इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट यहाँ पे? इजी था ये क्वेश्चन, तो यस, इजी क्वेश्चन भी आते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8.
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि अगर हमने कंट्रोलिंग पता है, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, हमें सब पता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, हमने सब पढ़ा है कंट्रोलिंग में। तो अब इसको रीड करो बहुत आराम से। अगर आपने कंट्रोलिंग अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, कभी कभी इनकरेक्ट लिखा होगा, कभी कभी करेक्ट। तो पहले तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। द क्वेश्चन सेज करेक्ट स्टेटमेंट, तो वी हैव टू फोकस ऑन द करेक्ट स्टेटमेंट। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन गोज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज। यानी कि अगर डेविएशन बहुत खराब हो गई तो कुछ मत करो, लेट इट बी। ऐसे होता है क्या कि बहुत खराब हो गई सिचुएशन, छोड़ दो उसको, उसके हाल पे रहने दो। ऐसा हम अपने लाइफ में सोच लेते हैं, लेट इट बी, बट वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। यस गाइस, सो ये आंसर नहीं हो सकता। डेविएशन शुड बी एनालाइज फॉर देयर कॉजेस, हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली आफ्टर द टास्क इज कंप्लीट। एक्चुअल परफॉर्मेंस आप जब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है तब देखते हो, नहीं, जब वो हो रही होती है आप साथ साथ एनालाइज करते हो, ठीक है। इट सेज ओनली आफ्टर। हाँ, आफ्टर भी होती है, बट ओनली आफ्टर नहीं होती, उसके साथ साथ भी हम देखते रहते हैं कौन सी चीज कैसी चल रही है। मैनेजर्स मस्ट कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, अदरवाइज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में सफर। मैनेजर हर एक छोटी छोटी चीज को देखेगा? नो, हमने भी पढ़ा था मैनेजर हर चीज को नहीं देखेगा। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। डेविएशंस को उसके कॉज के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉज है उस डेविएशन का, राइट। सो एनालाइजिंग द डेविएशन इज वेरी क्रूशियल, राइट। Analyzing the deviation is very crucial, right? तो यहां से हमें याद रखना है, ठीक है, समझ आया। अब आता है हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन, यानी कि आपको दिख रहा होगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये इसके आने के भी चांस है। तो इसका मतलब जब हमें कंसेप्ट आते होंगे ना, तभी हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। नाउ नाइन्थ, व्हेन यू टॉक अबाउट नाइन्थ, अब यहां पे देखो, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये हमारी पर्पल स्माइली दो पिंक पिंक क्यूट स्माइली से बोल रही है, बॉल से, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, कैन यू रेफर मी, कि मेरे को जॉब चाहिए, क्या अपने यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो मेरे को? तो दे आर सेइंग यस यस। सो इसका मतलब पहली बात रेफरेंस की बात हो रही है, एंड रेफरल इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, यस और नो। इंटरनल क्या था हमारा? प्रमोशन हो जाना, राइट, हमारा ट्रांसफर हो जाना। यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है, ऑलरेडी जो पर्सन काम कर रहा है, उसी को कुछ और जॉब दे देना या उसी को प्रमोशन दे देना। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द इंटरनल। एक्सटर्नल इज बाहर से हायर करना, कैंपस प्लेसमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, राइट, कैजुअल सीकर्स, बहुत सारे हमने पढ़े थे। सो दैट इज द पार्ट ऑफ दैट, हमें पता चल गया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हम पिक्चर देख के खुश हो जाएंगे, हम सीधा ऑप्शन पढ़ने लग जाएंगे, हम इनकरेक्ट देखेंगे ही नहीं। तो वी हैव टू फोकस ऑन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल है, तो उसमें से क्या इनकरेक्ट है एक्सटर्नल के बारे में? मैनेजर्स कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड पीपल टू अप्लाई फॉर वेकेंट पोजीशंस, ये तो करेक्ट है। मैनेजमेंट क्वालिफाइड लोगों को कहेगी कि अप्लाई करो। इट मे लीड टू डिससैटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, यस। अगर आप बाहर से लोग हायर करोगे तो आपके ऑलरेडी लोग हैं, बुरा मान जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा। Such employees are not likely to be good employees as their background is not sufficiently known. क्या ये सच है कि ऐसे एम्प्लॉयज ज्यादातर अच्छे नहीं होते क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं है? दिस इज नॉट ट्रू। जब हमने सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ा था तो वहां पे बैकग्राउंड एंड वेरिफिकेशन चेक भी होता है जब हम किसी नए बंदे को हायर करते हैं। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ऑल राइट। तो हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए, तो आई रियली होप पिक्चर बेस्ड भी आपको समझ आ गया है। जस्ट टू वेरीफाई द आंसर, यू कैन सी द 9th आर सच एम्प्लॉयज आर नॉट लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉय, इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो लेट अस कम बैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, so we are halfway there in the MCQs. Arrange the following, the communication process in the correct sequence. Very easy question. अब यहां पे मैं क्या सजेस्ट करता हूं, हमें पता है कि लास्ट या फर्स्ट क्या है, तो हमें पता है फीडबैक तो हमेशा लास्ट में आता है। तो पहले ऑप्शन देखो जहां पे 6 लास्ट में, तो इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें, मतलब सी आंसर नहीं हो सकता,
ठीक है, हमने एक एलिमेंट से ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एक ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ही, तो सी कैन नॉट बी द आंसर, राइट? सी, व्हाट हैपेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सी कैन नॉट बी द आंसर, राइट? सी आंसर नहीं हो सकता। अब आगे देखो, ठीक है, जब आप अब आगे बढ़ोगे और क्या क्या है हमारे पास, हमें पता है कि पहला मैसेज होगा और या पहला सेंडर होगा, बताओ, क्योंकि हमें पता है कि सी आंसर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 2 या 3, ऑप्शन फर्स्ट पे हमारा 3 या 2 आएगा, तो 2 इज मैसेज एंड 3 इज सेंडर, तो पहले सेंडर होगा तो वही तो मैसेज भेजेगा, सो सेंडर पहले होना चाहिए, इसका मतलब सी तो आंसर हो ही नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता, सो सी एंड डी कैन नॉट बी द आंसर, सी गलत, डी गलत, इसका मतलब ए और बी में से कोई आंसर है। पहले सेंडर होगा फिर वो मैसेज भेजेगा, यानी कि 3 के बाद पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, लास्ट में हमें पहले पता है 6 आएगा, सो 3 एंड 2, 3 के बाद 2 आना चाहिए, इसके बाद 3 के बाद 1 है, ये बोल रहे हैं सेंडर के बाद सीधा मीडिया होगा, नहीं, सेंडर के बाद मैसेज होगा फिर मीडिया होगा, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट इज हाउ यू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज गाइस, इज दैट क्लियर? ओके, सो पहले 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, 11th पे बढ़े। 11th, नाउ 11th इज अबाउट द डिपॉजिटरी, राइट? सबको पता है CDSL एंड NDSL, राइट? ये भी पढ़ाया था आपको क्लास में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ द डिपॉजिटरी। हमें बताया था, मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे हमारा बैंक अकाउंट हमारे पैसे को रखता है, ऐसे ही हमारा डिपॉजिटरी क्या रखता है, सेफली हमारे सिक्योरिटीज को रखता है डीमैट अकाउंट के थ्रू, राइट? तो आप देख सकते हो, डिपॉजिटरी होल्ड्स एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म, डिपॉजिटरी सर्व्स एज एन इंटरमीडिएरी एंड बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। नहीं, वो तो ब्रोकर करता है, बाय सेल डिपॉजिटरी नहीं करता। डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वही जो हम बात कर रहे थे, राइट? अगर यहां पे आती है हमारी की लाइन, अगर आपने डिपॉजिटरी पढ़ा होगा तो इट इज द लाइन मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। तो अगर एनसीईआरटी को बाय हार्ट पढ़ोगे दिल से तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पक्का से, ठीक है? तो देख सकते हो, डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 12, a product will be purchased only if it is perceived to be giving the greatest benefit for the money। a product purchase कब होगा, जब उसको परसीव ये होगा कि वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट दे रहा है, यानी कि कस्टमर को उसकी एक वैल्यू लगेगी, यार वर्थ इट है, मजा आ गया प्रोडक्ट खरीद के, बहुत सही डिसीजन लिया है मैंने। सो हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, नेम द फीचर ऑफ मार्केटिंग, चूजिंग अ मार्केट ऑफरिंग, नो, कस्टमर वैल्यू, यस, सो वी आर फोकस्ड ऑन द कस्टमर वैल्यू। तो यहां पे we are focusing on what? We are focusing on the value to the customer, right? So first 12 questions done. Now let us move to the next 8. So if you have any doubt till now, you can definitely ask. All right, guys. So I really hope first 12 questions are absolutely clear. Now let us move to the question number 13. ठीक है? Now question 13 जब हम देखेंगे, अब आता है मैच द फॉलोइंग। इससे भी हमें पता चल रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां हमें मैच द फॉलोइंग करना है और उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि किसका ऑप्शन क्या है, राइट? नाउ इस क्वेश्चन में मैं कैसे करवाता हूं या आप कैसे कर सकते हो, इन चारों में से कौन से ऐसा वर्ड है जिसपे आप एब्सोल्युटली श्योर कि यार ये तो मुझे पता ही है, ये तो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल 99% ऑफ यू विल गो टू कंट्रोलिंग, मैं भी कंट्रोलिंग ही देखता अगर आपकी जगह होता। तो कंट्रोलिंग हमें पता है कि हम डेविएशन एनालाइज करते हैं, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड सेट से हम कंपेयर करते हैं, राइट? तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, measures actual performance and taking corrective action, so it means of course D will be 2। तो जो भी ऑप्शन में D2 है पहले वो ढूंढो, D2 D2 D2, यानी कि A cannot be the answer, ये हमें पता चल गई, that A will not be the answer, ये हमें पता है A आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, और क्या हम ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? हायरार्की, हायरार्की मतलब ऑर्डर वाइज, हायरार्की मतलब डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, यानी कि ए का 4 होगा, A4 एंड D2 कहां पे,
A4, D2, only in one option. So option C is the right answer for sure. Right? So that's how you do this question. Right? हमने दो चीजें ढूंढी, बाकी दो अपने आप ढूंढ ली गई. Right? बट फिर भी आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं B3. Right? B is 3. Coordination. It shows orderly arrangement of individual and group efforts to ensure unity of action. Right? Organizing is defining and grouping of activities. Yes or no? So that's why option C is the right answer. Now comes another short case. 14th. Mr. Zoom कर देता हूं. Okay. Mr. Gun Amrotha, the general manager of Wellmont Textiles, right, scans the business environment and adopts the organization to the changes taking place in different dimensions. यानी कि adopting to the changes यानी business environment, right? However, it is still difficult for him to accurately assess the future. कि हाँ हमने पढ़ा था कि business environment को आप analyze करोगे तो risk कम हो जाएगा. But still it is very hard. जब हमारा environment change होता रहता है, so it is very difficult to predict things. Identify the limitation of planning related to the above statement. यानी कि कौन सी limitation of planning यहाँ पे highlight हुई है, ये हमें identify करना है. Planning leads to rigidity, no. Planning may not work in dynamic environment, लग तो यही रहा है. Planning does not guarantee success, success की बात नहीं हो रही. Planning reduces creativity. So of course we are talking about the dynamic environment only. So yeah, that is why 14th is B. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था. सीधा सीधा आपको इन्वायरमेंट से, बिजनेस इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट से आपने मिला दिया. उसी की बात हो रही है कि चेंजेस अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं हर बार हम. So that is one of the limitations of the planning. So 14 is B. All right. 15th, ready? Question number 15th. Name the step in the staffing process which enables the organization to offer opportunities for career advancement, facilitating learning, thereby helping the organization not only to attract but also retain its talented people. यानी कि staffing में हम ऐसी चीज कौन सी यूज करते हैं जिससे हम अपने मेक श्योर करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे लोग हैं वो रहें और वो लर्न भी करें. तो क्या है? दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स प्लेसमेंट ओरिएंटेशन से आप उनको रिटेन नहीं कर रहे, वहां तो आप उसको पहली बार ला रहे हो तो प्लेसमेंट करवा रहे हो. राइट? रिक्रूटमेंट मतलब उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हो. सो अगेन नॉट लर्निंग. परफॉर्मेंस अप्रेजल ये होता है बाद में फीडबैक देना, ये भी अलग है. सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज सी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो 15th इज सी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इज दैट क्लियर गाइस? ओके, इजी था. गेम ऑफ नॉट थ्रोन्स, इट इज क्लोन्स. गेम ऑफ क्लोन्स. A reputed amusement company has decided to run an advertising campaign. यानी कि इस कंपनी ने, amusement company है, इसने क्या किया, एक advertisement campaign किया for which it is hiring various celebrities. और इस campaign के लिए बहुत सारे celebrities को रखा गया. The campaign involves an expenditure of 150 crores. Identify the financial decisions involved. यानी कि इस campaign के लिए 150 करोड़ यानी बहुत heavy expenditure खर्च हुआ है. आप ये बताओ कि कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन लिया गया है. डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट. सो ऑफ कोर्स यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म. आप आज ऐड कर रहे हो, उस ऐड का बेनिफिट आपको आने वाले सालों में होगा. सो दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द ओनली करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए. वी आर थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इन द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन that is worth rupees 150 crore. That is why the answer will be long-term investment decision. 17th. So 4 more questions. Just a second. All right. 17th. Arth Nivesh Limited has a fixed operating cost. The finance manager informs, यानी कि इनकी एक fixed operating cost तो है. फाइनेंस मैनेजर ने इन्फॉर्म किया सीएफओ को यानी कि चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर को that in the case the company decides to take a loan, अगर कंपनी सोच रही है कि लोन लेना है तो इट्स फ्यूचर नीड्स के लिए, तो इसकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, टोटल आपकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी. यानी कि दे आर वार्निंग यू अबाउट द रिस्क कि अगर आप और लोन लेते हो तो देयर इज अ रिस्क. आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. क्या आप ये बोल रहे हो कि डेट कितना कॉस्टली बढ़ रहा है? मे बी. क्या आप ये बोल रहे हो कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही. क्या आप कंट्रोल कंसिडरेशंस की बात कर रहे हो? नहीं. यू आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क, राइट, कि अगर आप और डेट लेते हैं तो रिस्क है. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
So question number 17 is C, risk consideration, क्योंकि हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, CFO ये बता रहा है कि रिस्क है. So question 17 also done. 3 more questions, guys. Question number 18 then. The finance manager of Ellie Pharma Limited, Mr. Ashish Manjrekar, wants to raise funds through debt or equity to the extent of 2 crores. यानी कि उनको debt और equity के जरिए से 2 करोड़ चाहिए. For this purpose, he approaches a well-regulated financial market that facilitates the mobilization of long-term capital for companies. Identify the market where Mr. Ashish Manjrekar can raise the funds. Debt और equity कौन से market में raise होती है guys? हमें पता है that is done through the capital market. Yes or no? Money market, capital market पढ़ा था. Money market is short term and capital market is long term, which includes debt and equity. So we are talking about the capital market. Now capital में भी 2 types होते हैं, primary, secondary. Now primary is, हम bifurcation की बात ही नहीं कर रहे, हम सीधा ये बोल रहे हैं कि हमें किस टाइप की मार्केट में जाना है. तो हमें मनी में नहीं जाना है, हमें कैपिटल मार्केट में जाना है. So that's why 18 is C. So you can check in the marking scheme as well. 18 is C, capital market. Okay. 2 more questions. Question number 19. Companies are required to ensure that the dividend does not violate the terms of the loan agreement. यानी कि आपने किसी से लोन लिया था, तो लोन के एग्रीमेंट में लिखा था कि आप प्रॉफिट कमाते हो तो आप डिविडेंड इतना दे सकते हो, इतना नहीं दे सकते. Identify the relevant factor affecting the dividend decisions being discussed above. तो इस वजह से कौन सा आपको डिविडेंड डिसीजन के टाइम फैक्टर का ध्यान रखना है. सो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लीगल कंस्ट्रेंट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन. स्टॉक मार्केट की तो बात ही नहीं हो रही, एक्सेस की बात नहीं हो रही, तो लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट की बात आएगी. लीगल विल भी अगर गवर्नमेंट का कोई रूल है, राइट, कोई लॉ है, वो लीगल होगा. यहाँ पे हम एग्रीमेंट को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, नॉट फॉलो, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने की बात कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी डी, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स. यस और नो? सो योर डिविडेंड डिसीजन इज अफेक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव साइंड व्हाइल टेकिंग अ लोन. ऑलराइट, सो 19 क्वेश्चन डन. लास्ट क्वेश्चन, लेट अस डू इट. Question last for today, 20th MCQ, right? So read the following statement carefully. So again statement वाला क्वेश्चन है, statement 1, statement 2. तो हमें बताना है कि क्या एक सही है दूसरा गलत, क्या दूसरा सही है पहला गलत, क्या दोनों गलत हैं या क्या दोनों सही हैं. तो कुछ भी हो सकता है. Statement 1, तो मैंने क्या बोला था, इसमें 1 by 1 जाना है. The objective of the financial management is to maximize the wealth of the directors. Now कुछ बच्चे क्या करेंगे, wealth लिखा है, yes हमने रटा था, wealth word था, बट इसने पूरा अच्छे से पढ़ा था, उसको याद होगा, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, नॉट द डायरेक्टर्स. सो दैट्स व्हाई इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज सही स्टेटमेंट क्या होगी, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, दैट इज द प्राइमरी एम. मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ. यस और नो? एंड स्टेटमेंट 2 इज द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सटेंट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स. तो फाइनेंसिंग डिसीजन, तो मतलब पहली बात स्टेटमेंट 1 पता चल गया कि नहीं हो सकता. सो बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी गलत है. यानी कि या तो ट्रू होगा या दोनों फॉल्स होंगे. 2 पढ़ लो. द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग. यानी कि जो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, राइट, क्या वो रिटेन्ड अर्निंग से अनअफेक्टेड होता है? क्या लगता है? एक क्वेश्चन आप करोगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे. सो यस, आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दिस इज आल्सो फॉल्स, बट अ लिटिल होमवर्क फॉर यू इन द लास्ट क्वेश्चन. व्हाई वी आर सेइंग दैट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ओके, इतना तो करोगे आप, राइट? बाकी कोई भी डाउट है इसका आंसर दीजिए कमेंट में. आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू अकाउंटेंसी और ओवरऑल जनरल इन टर्म्स ऑफ द CBSE एग्जाम और योर CUT एग्जाम और योर एनी बोर्ड एग्जाम, so you can definitely ask in the comment. I will definitely make sure that I reply through that channel. Okay, तो आपको सब रिप्लाई मिलेगा. आपकी कोई फर्दर रिक्वेस्ट है कि सर इसको रिवाइज करा दो या पढ़ा दो, you can definitely ask that. Okay, but before we end this session, some bonus tips that I want to give you all. Just a second.
ओके, बिफोर यू गो कुछ चीजें ध्यान रखनी है. पहला, व्हाट स्टूडेंट्स यू शुड नॉट डू. पहली चीज, अज्यूम मत करो. ऑलवेज रीड केयरफुली. एक लाइन पढ़ी, अज्यूम कर लिया. जैसे वेल्थ वाला क्वेश्चन देखा, वेल्थ ऑफ डायरेक्टर सही है, अज्यूम मत करो, एक बार पढ़ लो. ठीक है. मेनी एमसीक्यूज आर ट्रिकी. स्टूडेंट्स लूजेस मार्क्स बाय अज्यूमिंग द कॉन्सेप्ट. अज्यूम कर रहे हैं. इग्नोरिंग कीवर्ड्स लाइक मेथड यूज्ड, फर्स्ट स्टेप, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आप इस चीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ध्यान रखना है कि कहीं मेथड यूज तो नहीं पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि वहीं पे गेम चेंज हो जाता है. एंड रीड ट्वाइस बिफोर आंसरिंग. 2 बार पढ़ना है आंसर करने से पहले. ठीक है. 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना. ये मत कहना टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी पढ़ लेना, बट 2 बार पढ़ लेना. ठीक है. और क्या, अब दिस इज समथिंग आई वांट टू से दैट सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से डर जाते हैं. सर वो नहीं हो रहा है. आराम आराम से हौली हौली करके एक एक पैराग्राफ वाइज रीड करो एनसीईआरटी को, अपने नोट्स पढ़ो, मेरी क्लासेस देखो, क्लियर हो जाएगा. उसको छोड़ के नहीं आना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी ट्रिकी क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड फ्रॉम दैट बिकॉज स्टूडेंट्स फाइंड इट ट्रिकी, तो सीबीएसई यूज दैट एंड दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट. ठीक है. तो मार्केटिंग और फाइनेंस को अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. सो मोस्ट केस स्टडीज, मेनी एमसीक्यूज, मैक्सिमम एप्लीकेबल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस है. राइट. So spend extra time revising them. Okay, one more thing. Don't memorize without understanding. Because boards now focus on application, not rote learning. वही मैं आपको बता रहा था. रटोगे, पास हो जाओगे. ठीक है. बट क्या वही उद्देश्य है? नहीं. अच्छा स्कोर करना है ना, तो कंसेप्ट को समझना है. कंसेप्ट समझोगे, पास तो वैसे ही होगे. कंसेप्ट समझोगे, अच्छे मार्क्स आओगे, और जहां पे आप पहले थे उससे इंप्रूव कर पाओगे. राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. Don't just memorize, try to understand, try to get the facts clear, try to get the concepts clear. Baki, if some concept is you think is very hard, so please upload the video on this topic, I will do it. You can tell me that. Okay. Don't fear, RG sir is always here. Alright then, so this was it about the part 1 of the video. In the part 2, we will analyze and I will give you bonus tips on how to focus on the second section, which is your writing section. So we are done with the MCQ part, right? So I really hope everything is crystal clear. So you guys keep on studying like this. ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. Self belief, self confidence, दोनों करते रहो. I'm Rahul Gujral. We'll meet you in the part 2 discussing the further questions 21 to 34. So till then, bye bye. Jai Hind and take care. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.